लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं विनीता सिंह, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माल लखनऊ से आज आपके समक्ष कक्षा 11 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम गृह विज्ञान विषय की इकाई 1 का पाठ जीवित ऊतकों की कोशिकीय बनावट करेंगे। अध्ययन में सुविधा के लिए हमने इस पाठ को 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम इसका भाग 1 करेंगे तथा भाग 2 आप आगे आने वाली कड़ी में देखेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम ये जान पाएँ कि मानव का शरीर किन सूक्ष्मतम इकाई से मिलकर बना हुआ है। कोशिकीय संरचना में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशा यानी सेल, कोशिका यानी सेल, सेल कैसे काम करती है, कैसे बनती है, और जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि वो सेल किस प्रकार से ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतक अंग का निर्माण करते हैं और ये अंग मिल करके पूरे मानव शरीर का निर्माण करते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर हमें ये पता होगा कि हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि सेल कैसे काम करती है, तो हम अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ नज़र डालें तो इस सृष्टि में पाए जाने वाले सारी की सारी चीज़ों को आप 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है लिविंग यानी सजीव और दूसरा है नॉन लिविंग या निर्जीव। सजीव जिनमें प्राण होते हैं और निर्जीव जिनमें प्राण नहीं होते हैं। सजीवों को आप पुनः विभाजित कर सकते हैं वनस्पति तथा जंतु में यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जंतु में आते हैं मनुष्य और सभी के सभी प्राणी। मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों का शरीर भी अति सूक्ष्म जीवित इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। जिस प्रकार से एक भवन के निर्माण के लिए आपको ईंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट की ज़रूरत होती है, गारे की ज़रूरत पड़ती है और भी कई सामान मिलते हैं तब जाकर के एक इमारत खड़ी होती है, उसी प्रकार असंख्य कोशिकाएं मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं आपको अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। तो मन में बच्चों ये प्रश्न आता होगा कि वो कौन था जिसने सबसे पहले कोशिका को देखा। कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक सबसे पहले जो थे वो थे रॉबर्ट हुक। कोशिका सेल लैटिन शब्द सेलुला से लिया गया है। सेल्ला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। जैकेरियस जैनसन नामक वैज्ञानिक ने 1595 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की। उसी के बाद कोशिका की खोज हुई और उसमें और भी शोध और रिसर्चेस होती गई। तो सबसे पहली सेल रॉबर्ट हुक ने देखी थी। उन्होंने क्या किया कि एक कांच की बोतल पे लगे हुए कॉर्क के टुकड़े की एक महीन परत निकाली और जब उन्होंने उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें उन्हें असंख्य मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचनाएं दिखाई, जैसे ये आपको यहाँ दिख रही हैं। तो ये पहली कोशिका थी जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी। बाद में ये देखा गया कि रॉबर्ट हुक ने वाकई में कोई जीवित कोशिका नहीं देखी थी, उन्होंने वाकई में मृत कोशिका देखी थी। तो वो पहले वैज्ञानिक जिन्होंने जीवित कोशिका देखी वो थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक एल्गी स्पाइरोगाइरा में सबसे पहले लिविंग कोशिका या जीवित कोशिका को देखा। इसके बाद अगर हम कोशिका को देखें तो इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक खोजने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। इसके बाद आया प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म खोजने वाले वैज्ञानिक थे डुजार्डिन। इन्होंने जब प्रोटोप्लाज्म खोजा तो उन्होंने इसका नाम रखा सारकोड। कुछ वर्षों बाद जे.ई. पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सारकोड का नाम बदल करके प्रोटोप्लाज्म रखा, जो आज तक इस्तेमाल किया जाता है। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म हर एक जीवित इकाई के लिए भौतिक आधार है, यानी बिना प्रोटोप्लाज्म के लिए कोशिका प्रोटोप्लाज्म के या जीव द्रव्य के कोशिका का जीवन संभव नहीं है। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए जिन्हें हम कहते हैं, जिनका नाम है श्लाइडेनेविम श्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो किसी न किसी प्रकार की कोशिका से ही बने हुए हैं और हर एक कोशिका पहले से ही उपस्थित कोशिका से ही उत्पन्न होती है। तो ये था कोशिका का इतिहास। इस प्रकार कोशिका के बारे में अब इतने ज़्यादा शोध और रिसर्च हो रहे हैं कि साइंस की एक नई ब्रांच बन गई है जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी वो ब्रांच है जो सिर्फ सेल्स की स्टडी को ही जिसमें हम सिर्फ सेल्स पर स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कोशिका के आकार की। जैसा हमने कहा कि हम उसे आँखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। इनको नापने की इकाई है माइक्रोन। माइक्रोन 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोशिका कितनी छोटी होती है। वहीं अगर विश्व में हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है, जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर की बात करें तो शुक्राणु या स्पर्म और लाल रुधिर कणिकाएँ या रेड ब्लड सेल्स को हम छोटी कोशिकाएँ मानते हैं और बड़ी कोशिका लंबी कोशिका है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, और बड़ी कोशिका में ओवम या अंड आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोशिकाएं किस प्रकार से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। जितनी भी सजीव हैं वो एक कोश की भी हो सकते हैं और बहुकोश की भी हो सकते हैं, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है वायरस और बैक्टीरिया, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, और मल्टीसेलुलर में आ जाते हैं सारे जीव जंतु और कई वनस्पति भी। मल्टीसेलुलर की बात करें तो उसमें जाहिर सी बात है कई तरीके की कोशिकाएं होंगी। यहाँ हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं तो मानव शरीर में आकार, संरचना एवं कार्य के आधार पर कोशिकाएं 6 प्रकार की मानी गई हैं। तो इस प्रकार से मानव शरीर 6 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, जिनके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी कोशिका है आच्छादक कोशिका या उपकला कोशिकाएं। आच्छादक कोशिकाएं अगर आप संरचना देखें तो ये आपस में बहुत पास स्थित होती हैं। इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं पाया जाता है, अतः इन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अधिकतर ये हमारे शरीर के अंगों की बाह्य परत बनाती हैं, तो इनका काम रक्षात्मक होता है। ये सभी आंतरिक और बाह्य अंगों की भारी परत का निर्माण करती हैं, जिससे वो अंग सुरक्षित रहते हैं। तो ये थी हमारी आच्छादक या उपकला कोशिकाएं, जिनमें अंतराकोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और ये रक्षा करने का कार्य करती हैं। दूसरी हमारी कोशिका है तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। नर्व सेल जैसा हमने बताया था अभी कि सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की, क्योंकि ये हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु सुषुम्ना। ये मिलकर यही कोशिकाएं हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो जाहिर सी बात है इनका काम क्या हुआ, हम बाहर से सारी की सारी संवेदनाओं को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके इसे मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से मिलने वाली आज्ञाओं व सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाना ताकि वो उस पर कार्य कर सकें। तो इसलिए तंत्रिका कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। एक और बात, तंत्रिका कोशिका अगर एक बार नष्ट हो जाए तो ये दोबारा नहीं बनती है। तंत्रिका कोशिका की अगर आप संरचना देखें तो इसमें एक कोशिका काय होता है यानी सेल बॉडी होती है और एक तंतु लंबा बाहर निकला होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। अगली है हमारी अस्थि कोशिकाएं। अस्थि कोशिकाएं यानी बोन सेल्स हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण करती हैं।
देखने में इनका आकार अगर आप देखें तो ये अनियमित आकार की होती हैं तथा इनमें कई सूक्ष्म तंतु निकले होते हैं। ये हड्डियों को मजबूती देती हैं तथा इनसे हमारा पूरा कंकाल तंत्र बना होता है, जो हमारे शरीर को आकृति देता है और गति देता है और ढांचा प्रदान करता है। अगली कोशिका है हमारी पेशी कोशिका या मस्कुलर सेल्स, मसल सेल्स। मसल सेल्स की कोशिकाएं लंबी होती हैं और तंतु यानी फाइबर के आकार की होती हैं। मनुष्य में 3 प्रकार की पाई जाती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। ऐच्छिक पेशी वो पेशियाँ होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे नियंत्रण में होती हैं। जैसे हम जब चाहे चल सकते हैं, जब चाहे सो सकते हैं, जब चाहे लिख सकते हैं। तो जो पेशियाँ इस कार्य को करती हैं, इन सारे कार्यों को करती हैं, उन्हें हम ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अनैच्छिक पेशियाँ से वो अंग बनते हैं, ज़्यादातर हमारे आंतरिक अंग, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे पाचन तंत्र, आमाशय, इसके अलावा फेफड़े। तो ये क्या करते हैं अंग, इन पे आपका कंट्रोल नहीं, आप नहीं, ये अगर आप ये सोचें कि आपका पाचन तंत्र जो है वो पाचन करना रोक दे, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो पेशियाँ इन अंगों को बनाती हैं वो होती हैं अनैच्छिक पेशियाँ। तीसरी पेशी है हृदय पेशी। हृदय पेशी सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है, यानी वो हमारे शरीर के हार्ट का निर्माण करती हैं। इसके बाद आती है हमारी संयोजी कोशिकाएं या कनेक्टिव सेल्स। जैसा कि नाम से पता हो रहा है, कनेक्टिव सेल्स ऐसे ऊतकों का निर्माण करती हैं जो अंगों का संयोजन करते हैं। ये ऊतक अंगों के बीच में संयोजन का काम करते हैं, उनको यथास्थान बनाए रखते हैं, जिससे भी कोई भी अंग या सतह अपनी जगह से ना हिले। तो इस प्रकार संयोजी कोशिकाएं या कनेक्टिव सेल्स का काम हुआ आपस में संयोजन करना। अगर हम संरचना देखें तो इन कोशिकाओं के बीच में बहुत खाली स्थान होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, जिसमें इंटरसेलुलर फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। छठी प्रकार की कोशिकाएं हमारी रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मानव शरीर में रक्त का निर्माण करती हैं। प्रमुख रूप से 2 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, और लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर की सुरक्षा प्रहरी होती हैं, यानी वो हमारे शरीर में आने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं का भक्षण करती हैं, उन्हें खा करके ख़त्म करती हैं, ताकि वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना उत्पन्न होने दें। वहीं अगर हम लाल रुधिर कणिकाओं की या रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन पदार्थ फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कोशिकाओं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वापस फेफड़े तक ले जाता है, जिसे हम सांस जब छोड़ते हैं तो वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। अब बात करते हैं हम कोशिका की संरचना की। जैसा अभी हमने पहले भी देखा कि कोशिका की संरचना में 3 भाग होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, और केंद्रक या न्यूक्लियस। अगर किसी कोशिका में ये 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो वो कोशिका ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती। इस चित्र में अगर आप देखें तो इस चित्र में आपको दिख रहा होगा ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जो बीच में तरल भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस ये बीच में जो बड़ा सा गोला है ये कोशिका का न्यूक्लियस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन दोहरी परत है जो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। यह प्रोटीन और वसा की बनी होती है, अर्धपारगम्य होती है, यानी सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि कोशिका ये निश्चित करती है कि कोशिका की दीवार को पार करके या कोशिका झिल्ली को पार करके कौन सी चीज़ कोशिका के अंदर आएंगे और कौन सी वस्तुएं कोशिका से बाहर जाएंगी। जैसे हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होता है, तो बाउंड्री वॉल में गेट लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, गेट से सिर्फ वही लोग अंदर आते हैं जिन्हें आप पहचानते हैं, और जिन्हें आप नहीं पहचानते हैं वो गेट के अंदर नहीं आ सकते। तो सही एकदम इसी तरीके से यही काम कोशिका झिल्ली करती है। वो इस बात का पूरा बंदोबस्त रखती है कि कोई भी अनचाहा पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश ना करे।
इसके साथ ही साथ कोशिका झिल्ली हर एक कोशिका को अपना एक अस्तित्व प्रदान करती है, यानी एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है और अपने अंदर के सारे कोशिकांगों को यानी सेल ऑर्गेनल्स को, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को सुरक्षित रखती है। तो इस प्रकार सेल मेम्ब्रेन सुरक्षा का भी काम करती है, एक अलग एंटिटी, सेल को एक अलग एंटिटी बनाती है, साथ ही साथ यह एक आवरण भी कोशिका के ऊपर बनाती है। दूसरा हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर यानी केंद्रक के बाहर पाया जाने वाला वो तरल पदार्थ है जो थोड़ा लिसलिसा सा होता है देखने में, साथ ही साथ चिपचिपा होता है, जेली जैसा होता है और पारदर्शक होता है। इसी पदार्थ के अंदर सारे के सारे कोशिकांग, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग तैरते रहते हैं। यही माध्यम है जिसके द्वारा कोशिका अपना भोजन लेती है। तो अगर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो कोशिका का जीवित रहना संभव नहीं है। कोशिका द्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग वो जो कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। और दूसरा भाग वो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म की संरचना देखें, यानी वो किन चीज़ों का बना हुआ है। तो साइटोप्लाज्म 3/4 भाग जल का बना हुआ है तथा 1/4 भाग उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं टेबल से। जल इसमें 80% होता है, लवण 1% और गैसें 1% पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट 1%, कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा 1%, 14% और 3% पाया जाता है। तो इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है कार्बनिक पदार्थों में। इसी को अगर आप इस पाई चार्ट से देखें तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि 3/4 भाग ये जल होता है। तो इस प्रकार कोशिका द्रव्य का प्रमुख भाग जल हुआ तकरीबन 80% तथा बाकी भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका द्रव्य हर जगह एक समान मोटा नहीं होता, कहीं वो ज़्यादा मोटा होता है, कहीं पतला होता है। और अगर आप इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो आपको ये चित्र दिखाई देगा। इस चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कोशिका में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कहाँ केंद्रक होता है और कहाँ कोशिका झिल्ली होती है। तो सबसे पहले जो प्रमुख 3 भाग था, प्लाज्मा झिल्ली, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो बाहरी आवरण बनाती है कोशिका का। फिर कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म जो बीच में पाया जाता है, और फिर न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो बीच में गोल में पाया जाता है। इसके अलावा जो भी आपको इसमें और अंग दिख रहे हैं ये कोशिकांग या ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ये कोशिका के विभिन्न अंग हैं जो कोशिका के कई जैविकीय कार्यों को या उसे ज़िंदा रहने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे भोजन का पाचन हो, चाहे प्रोटीन का संश्लेषण हो, इन सारे कार्यों को करते हैं। सबसे पहले इसमें तारक केंद्र या सेंट्रोसोम दिख रहा है, फिर लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जब इन पर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। वही अगर हम केंद्रक देखें तो केंद्रक के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को हम केंद्रकीय झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें एक अंदर और छोटा सा केंद्रक पाया जाता है जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। गोल्जी बॉडी भी है यहाँ पे, ये भी एक कोशिकांग है। तो इस प्रकार से अगर आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो आपको कोशिका इस प्रकार की नज़र आएगी। अब एक एक करके हम जीव द्रव्य में पाए जाने वाले इन कोशिकांगों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रोसोम या तारक काय की। सेंट्रोसोम सितारे के आकार का छोटा सा पिंड होता है और इसका प्रमुख कार्य होता है कोशिका विभाजन के समय कोशिका केंद्र का निर्धारण करना। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, परंतु वनस्पति कोशिका यानी प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं।
अगला हमारा कोशिकांग है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या कोशिकांग द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। ये वसा से बनी हुई थैलियाँ होती हैं और ये कोशिका में बनने वाले सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगला हमारा कोशिकांग है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कड़ के समान संरचनाएं हैं। ये कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके रहते हैं और कभी कभार जीवद्रव्य में भी ये तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार इन्हें हम राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम्स कहलाती हैं। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक थैली के समान संरचनाएं हैं जिसमें लगभग 40 से अधिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कोशिका में आने वाले सभी पदार्थों को जो भी ज़रूरी नहीं है उन्हें नष्ट करना। इन्हें आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया छड़ के आकार की संरचनाएं होती हैं। यह कोशिका में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उनको स्टोर करने का काम करती हैं। इसलिए इन्हें शक्ति का केंद्र या पावर सेंटर भी कहा जाता है। अगला कोशिकांग है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं भी पतली झिल्ली से बनी गोल संरचनाएं हैं। रिक्तिका वनस्पति कोशिका में या प्लांट सेल में एक बड़ी मेन रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन अगर हम वहीं एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में रिक्तिकाएं या तो नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं। इनके अंदर कई पदार्थ घुली अवस्था में रहते हैं जिन्हें हम सेल सैप या कोशिका रस कहते हैं। अगली कोशिकांग है अंतःप्रद्वीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी थैली के समान संरचनाएं हैं और ये पूरे जीवद्रव्य में फैली रहती हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है परिवहन करना। ये कोशिका में संश्लेषित होने वाले प्रोटीन तथा वसा को कोशिका द्रव्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार हमने कोशिकांग देखे जो हमारे कोशिका के जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। इन्हीं कोशिकांगों के द्वारा सभी जैविक क्रियाएं होती हैं जिससे कि कोशिका जीवित रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कोशिका के तीसरे और आखिरी भाग की, जो है केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक है। अगर आप केंद्रक की संरचना देखें तो इसमें आपको 3 भाग प्रमुख दिखेंगे। सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा है न्यूक्लियस और बीच में पाया जाने वाला न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। केंद्रक के चारों तरफ उसको कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो उसकी सुरक्षा करती है। इसके बीच में जो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है उसमें घुलित अवस्था में क्रोमैटिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। ये क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय गाढ़ा होकर के गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। ये क्रोमोसोम्स आनुवांशिक गुणों को यानी पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। यानी वृद्धि और प्रजनन के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है। आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का क्या मतलब हुआ? यानी आप अगर देखें तो अमरूद के पेड़ पे अमरूद की ही फल लगेंगे, उसमें आम नहीं लगेगा। और वहीं बंदर का बच्चा जैसे बंदर ही पैदा होता है और मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि मनुष्य को बंदर पैदा हो जाए। तो ये होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाना। तो इस प्रकार केंद्रक वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक है और इसके अंदर के तरल पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। हमने अभी पढ़ा कि जो भी हमने अभी संरचनाएं पढ़ी उसमें देखा कि कुछ संरचनाएं पादप कोशिका में पाई जाती हैं और कुछ संरचनाएं वनस्पति कोशिका में पाई जाती हैं। तो जब भी हम पेड़ों की तरफ देखते हैं तो वो हमें हमेशा हरे दिखते हैं। जाहिर सी बात है, आप उनको पेड़ों को देखो भी तो आपको उनमें और अपने कई मूलभूत अंतर नज़र आते होंगे। तो उसी प्रकार अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें तो उनमें भी कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। ये डिफरेंस है कोशिका झिल्ली पतली झिल्ली के रूप में होती है और वहीं अगर हम पादप कोशिका या प्लांट सेल की बात करें तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सेलुलोज या पेक्टिन नाम का पदार्थ लगा होता है।
जिस वजह से हम प्लांट सेल में पाई जाने वाली सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। लवक की बात करें तो जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं क्योंकि वो हरे नहीं होते, मनुष्य हरे नहीं होते। और पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में चूँकि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, तो उनमें लवक पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं जैसा भी हमने पढ़ा, वैक्यूल्स जंतु कोशिका में या तो नहीं होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, और वहीं वैक्यूल्स, एक सेंट्रल वैक्यूल या रिक्तिका आपको प्लांट सेल में अवश्य दिखाई देगी। इसके अलावा और भी कई छोटी वैक्यूल्स हो सकती हैं। तो इस प्रकार रिक्तिकाएं एनिमल सेल में या तो नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं, पादप कोशिका में या प्लांट सेल में एक अवश्य मिलेगी, एक सेंट्रल वैक्यूल ज़रूर होता है। फिर हम देखें तो जंतु कोशिका में प्रायः सेंट्रोसोम पाया जाता है क्योंकि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे आवश्यक होता है। और वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है और पादप कोशिका में संचित भोजन मंड या स्टार्च के फॉर्म होता है। तो ये कुछ मूलभूत अंतर हैं जो आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में दिखाई देंगे। अब आइए इन अंतरों को, डिफरेंसेस को हम एक बार चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चित्र में वनस्पति कोशिका दिख रही है और पादप कोशिका दिख रही है। अगर हम समानता की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है क्योंकि उसके ऊपर सेलुलोज और पेक्टिन का आवरण चढ़ा होता है। न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियोलस भी दोनों में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मिलेगा, राइबोसोम्स भी दोनों में मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में मिलेंगे। लेकिन यहीं अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं। गोल्जी अपैरेटस आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलेगा। यहीं अगर हम भिन्नता की बात करें तो जैसा हमने अभी बात करी कि पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स ज़रूर मिलेंगे। सेल वॉल मिलती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलती, और प्लाज्मा डेस्माटा यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो मिलते हैं। अगर हम जंतु कोशिका देखें तो इसमें सेंट्रियोल्स हैं जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स में नहीं मिलते। लाइसोसोम्स एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स में नहीं मिलते, और सेंट्रोसोम्स भी एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता। तो इस प्रकार हमने देखा कि जंतु कोशिका और वानस्पति कोशिका में क्या मूलभूत अंतर होते हैं। तो आशा है बच्चों इस चित्र के माध्यम से आपको जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका की आंतरिक संरचनाएं, एनिमल सेल और प्लांट सेल की आंतरिक संरचनाएं, इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा भाग, हमारे चर्चा के बिंदु आज यहीं ख़त्म होते हैं। हम आज के भाग में हमने पढ़ा कि कोशिका प्राणियों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। प्राणियों के शरीर में पाई जाने वाली कोशिका को हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं, हम आँखों से वो दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम रचना की दृष्टि से देखें तो एनिमल सेल्स को आप मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। आकृति, आकार एवं कार्य के आधार पर कोशिकाओं का वर्गीकरण किया गया है और ये 6 प्रकार की पाई जाती हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। टोटल 6 टाइप्स की सेल्स ह्यूमन बॉडी में मेनली पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि वनस्पति कोशिका एवं जंतु कोशिका में ज़्यादातर समानताएं होती हैं, परंतु कुछ मूलभूत अंतर होते हैं जिसके बारे में हमने विस्तार से जाना। अगले भाग में हम जानेंगे कि कोशिकाएं मिलकर के किस प्रकार ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतक किस प्रकार अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के अंगतंत्र बनाते हैं, जिससे कि पूरा मानव शरीर बना होता है। अगर ये भाग आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करें। ये प्रश्न है, कोशिका से क्या आशय है, हमारे शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, जंतु कोशिका की बनावट को चित्र सहित समझाइए, और जंतु तथा वनस्पति कोशिका में क्या अंतर होता है। बच्चों अपने उत्तर के साथ
अपनी उत्तर पुस्तिका में चित्र अवश्य बनाएं। अगर आपको समझने में भी कोई भी दिक्कत हो तो ऑनलाइन अभ्यास के लिए आप दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के। साथ ही साथ आप इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का भाग यहीं समाप्त होता है। मैं विनीता सिंह आपसे विदा चाहूँगी। अगले भाग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।